हाय है उन पर जो दूसरों के पीछे अपना बदला लेने के लिए भूत प्रेत पिशाच या जिन छोड़ देते हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं ऐसा गिरा हुआ कर्म करके इसी पृथ्वी पर और अधोलोक में भी उनका बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन अकल के दुश्मन को ये कहाँ समझ आता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज के किस्से को सुनकर आप चौंक जाएंगे। हो सकता है कि आपका विश्वास लगभग सभी से उठ जाए, क्योंकि ऐसी खौफनाक वारदात आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कौन अपना है और कौन पराया। तो आइए इस घिनौनी रहस्य की पेटी को खोलकर कड़वे सत्य को उजागर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। आज का जो किस्सा है वो मुंबई अंधेरी का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम राहुल था जिसकी उम्र 25 साल की थी, और दूसरे नंबर पर उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा की शादी हो चुकी है और जो राहुल है ना, एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। इनका सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम नितिन है। नितिन एक कॉलेज में पढ़ाई करता है। जो राहुल है ना, उसको अपने ऑफिस की एक लड़की है, उसका नाम सोफिया है। सोफिया से उसको बहुत प्यार है। सोफिया भी राहुल से बहुत प्यार करती है। जब इनके इस रिश्ते के बारे में परिवार वालों को पता चलता है तो दोनों के परिवार इन दोनों की मंगनी कर देते हैं। पूरा परिवार इस बात से बहुत खुश होता है। लेकिन मंगनी की रात को ना, राहुल की जो मम्मी होती है उनको दिल का दौरा पड़ता है। फटाफट उनको एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपने सही टाइम पर इनको हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं। अगर हल्की सी भी देरी हो जाती ना तो आज इनकी जान जा सकती थी। बहुत मुश्किल से इनकी जान बची है। अब ना राहुल की मम्मी कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, उसके बाद घर पर आती है। तो जो मीरा है ना, वो अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी आपको एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं लगाओगे? तो उसकी मम्मी बोलती है, बोल बेटा क्या बात है? तो मीरा अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी मुझे लगता है मेरी जो होने वाली भाभी है ना, वो हमारे घर के लिए पनौती है, एक नंबर की मनहूस है। देखो जिस दिन मंगनी थी उसी रात को आपको हार्ट अटैक हो गया। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा तो कैसी बातें कर रही है? मेरे से ज्यादा तू पढ़ी लिखी है लेकिन मेरे से ज्यादा अंधविश्वासी है। हाँ, ये कैसी बातें कर रही है? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए तेरी भाभी के लिए। जो भी है अपने घर की बहू है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो मीरा बोलती है, हाँ हाँ लो अभी से अपनी साइड लो अपनी बहू की। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है, ऐसा नहीं है बेटा। हाँ हाँ ठीक है, आपको जो मानना है मानो। कल को अगर कुछ और बुरा होगा ना, तब आपको मेरी बात 100% सही लगेगी कि हाँ मीरा सही बोलती थी। तो उसकी मम्मी बोलती है, तू ना बहुत ज्यादा फालतू का सोचती रहती है, इतना ज्यादा मत सोच। तो मीरा बोलती है, ठीक है कल को कुछ होगा ना, फिर आपको मेरी बात सही लगेगी कि हाँ मेरी बेटी 100% सही है। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेफजूल का ज्यादा मत सोचा कर। तो ना मीरा गुस्से में अभी दूसरे रूम में अपने रूम में चली जाती है। अब ना उसी रात को ना उसकी मम्मी नींद में से जोर से चीखती है और बोलती है, चले जा, निकल जा मेरे घर से, इसी वक्त निकल, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है तेरे साथ। ऐसे जोर जोर से चीख रही है। अब पूरे परिवार के लोग जमा हो जाते हैं, पूछते कि मम्मी को क्या हो गया, मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसकी मम्मी बोलती है कि देखो वो ना मुझे लेने आया था, एक बहुत ही भयानक आदमी था। उसकी जो हाइट थी ना आम इंसान से बहुत ज्यादा लंबी थी, और वो देखने में भी बहुत डरावना खूंखार लग रहा था। उसकी लाल लाल आंखें थी। मेरी तो ना उसको देख के रूह ही कांप गई थी। वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। तो राहुल बोलता है, मम्मी आपने कोई सपना देखा होगा, हो सकता है सपने में ऐसा केवल हमको लगता है कि हमने सच में ऐसा देखा है। तो उसकी मम्मी बोलती है, अरे मेरी बात का यकीन कर, वो यहीं पर है, वो देख दीवार के पास खड़ा है। तो उसकी मम्मी जैसे बोलती है ना, सब लोग दीवार के पास देखते हैं, उनको कोई नजर नहीं आता। उसकी मम्मी ना सब तकिए वगैरह उठा के मारती है, निकल जा निकल, इसको भगाओ मेरी नजरों से, इसको बोलो अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाए। अब सब लोग ना बहुत घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। वो लोग ना एम्बुलेंस को बुलाते हैं, हॉस्पिटल में उनको एडमिट करते हैं। हॉस्पिटल में भी उसकी मम्मी कंटिन्यू यही बोल रही है कि निकल जा, इसको भगाओ, मेरी नजरों से हटाओ, ये मेरे को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। पूरा जोर जोर से चीख रही है। अक्खा हॉस्पिटल वो अपने सर पे उठा लेती है। डॉक्टर क्या करते हैं, उनको ना नींद का इंजेक्शन देते हैं। 2-3 इंजेक्शन देने के बाद कहीं जाकर उसकी मम्मी को नींद आती है। शांत होने के बाद ना डॉक्टर बहुत सारी इनकी रिपोर्ट्स निकालते हैं। इंस्टेंट इनकी रिपोर्ट निकाली जाती है, सब रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हो सकता है इनको ना कुछ मेंटली ज्यादा हुई टेंशन होगी, इसकी वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वैसे तो सब रिपोर्ट नॉर्मल है, आप चाहिए तो इनको घर पर लेकर जा सकते हो। तो परिवार वाले बोलते हैं ठीक है। अब ये घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद भी कंटिन्यू अगला दिन आता है, यही बोलते रहते हैं कि वो मुझे दिख रहा है, अपने साथ लेकर जाना चाहता है। बहुत चीखम पुकार करते रहते हैं, पूरे घर को सर पर उठा देते हैं। आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। तो इनका एक पड़ोसी राहुल को साइड पर बुला के बोलता है, राहुल मुझे ऐसा लगता है तेरी मम्मी के ऊपर ना कोई बुरी आत्मा का साया है। इनको कोई बीमारी नहीं है, जरूर 100% इनको ना बुरी आत्मा
का साया है। तू ऐसा कर, मैं ना एक जगह जानता हूँ, उस जगह का नाम है मीरा दातार, तू ना वहाँ पर इनको लेकर जा। तो राहुल बोलता है कि मैं इनको कैसे लेकर जाऊँ, डॉक्टरों ने साफ मना किया है कि इनको ट्रेवलिंग नहीं करवानी है, तो मैं इनको नहीं लेके जा सकता हूँ। तो इनका पड़ोसी बोलता है ठीक है ऐसा कर, तुम लोग चले जाओ। हाँ, तो वो बोलता ठीक है। अब दोनों भाई ना निकलते हैं, वो ना दरगाह के पास जाते हैं। जैसे दरगाह के अंदर एंटर करते हैं ना, उनके तो पूरे होश उड़ जाते हैं, एकदम उनका दिल दहल जाता है। वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनके अंदर बुरी आत्मा समाई हुई है ना, अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं। कोई ना अपने आप को हवा में उड़ के ऐसे दीवार पर पटक रहा है, जोर जोर से हवा में उड़कर ऐसे अपने आप को दीवार पर मार रहा है, पिल्लर पर मार रहा है। कोई औरत है ऐसे जोर जोर से अपने बालों को घुमा रही है, कोई ऐसे ऐसे कर रही है, कोई डांस कर रहा है जिसमें बुरी आत्मा आई हुई है, कंटिन्यू वो डांस करता जा रहा है। और कुछ आत्माएं तो इतनी बुरी लोगों के अंदर आई हुई है ना, इतनी खूंखार आत्मा आई है ना, कि उन लोगों को तो बड़े बड़े संगलों से बांधा गया है, उनके पैरों को बांधा गया है। लोखंड की जो चैन होती है ना, वो चैन से उन लोगों को बांधा गया है जिनके अंदर बुरी आत्मा आई हुई है। अजीब अजीब सी लोग डरावनी आवाजें कर रहे हैं। अब ये लोग ना जाकर जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि सामने ही बहुत सारे मौलवी लोग बैठे होते हैं। ये एक मौलवी के पास जाते हैं और पूरा किस्सा बताते हैं कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग यहाँ पर नहीं ला सकते हैं क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ट्रेवलिंग के लिए साफ मना किया है। तो वो मौलवी बोलता है ठीक है, बाहर से ना ऐसा करो, एक कपड़े का काला घोड़ा खरीद के लाओ। यहाँ पर बहुत सारी बाहर दुकानें लगी हुई थी दोस्तों, जहाँ पर अलग अलग सामान मिलते थे। एक दुकान पर ना एक कपड़े का काला घोड़ा भी वहाँ पर मिलता था। तो दोनों भाई जाते हैं, फटाफट वो घोड़ा लेकर आते हैं और मौलवी के पास आते हैं। तो वो मौलवी उस घोड़े को अपने हाथ में लेता है और कलमा पढ़नी स्टार्ट कर देता है। जो नितिन होता है ना, वो बाजू में खड़ा होता है, लेकिन राहुल मौलवी के पास बैठा होता है। तो वो मौलवी अभी राहुल को बोलता है कि जैसे ही ये मैं घोड़ा ना तेरे हाथ में दूंगा, वैसे ही मैं तेरे कान में कुछ कलमा पढ़ूंगा। इस कलमा को ना तुझे कंटिन्यू पढ़ना है, एक बार भी स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू जब तक तू घर में नहीं पहुंच जाता। और पूरे घर में इस घोड़े को लेकर ना चारों ओर ऐसे चक्कर लगाना है और फिर एक कोने में इस घोड़े को रखना है। उसके बाद ही तू कलमा पढ़नी बंद करना। ये जो घोड़ा होगा ना, जितनी भी बुरी आत्माएं हैं, जो भी बुरे साये तुम्हारे घर में हैं, उन सब से तुम लोगों को ये सुरक्षित रखेगा। कोई भी तुम्हारे ऊपर, कोई किसी तरह का, पूरे परिवार के ऊपर कोई बुरी आत्मा अटैक नहीं करेगी। तो ये बोलता है ठीक है। अब मौलवी बोलता है देख तेरे हाथ में ना ये मैं घोड़ा रख रहा हूँ, मैं कलमा पढ़नी स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, याद रखना, हाँ कुछ भूलना नहीं, तुझे अच्छे से समझा दिया है। तो राहुल बोलता है हाँ हाँ ठीक है। अब जैसे ही मौलवी ना उसके हाथ में घोड़ा रखता है और उसके कान में ना कलमा पढ़ता है, वो बोलता है ठीक है ठीक है। राहुल क्या करता है, उस घोड़े को अपने बैग में डालता है और कलमा पढ़नी स्टार्ट कर देता है। कंटिन्यू ये कलमा पढ़ता ही जाता है, पढ़ता ही जाता है। ये लोग ना स्टेशन पर आते हैं। स्टेशन पर आते हैं तो मीरा का फ़ोन आता है। तो राहुल कलमा पढ़ रहा है तो वो इशारे से नितिन को बोलता है कि ऐसा कर, मेरी जेब से फ़ोन निकाल और तू बात कर। तो नितिन फ़ोन उठाता है तो मीरा बोलती है कि कहाँ हो तुम लोग। तो नितिन बताता है कि मौलवी ने ना हमको एक काला घोड़ा दिया है, भाई को कुछ कलमा पढ़ने को बोला है, भाई को वो कलमा ना कंटिन्यू पढ़नी है, हाँ बीच में एक बार भी स्किप नहीं करना है, वो कलमा पढ़ते पढ़ते भाई को घर तक आना है। हाँ ऐसा वो मौलवी ने बोला है कि उसके बाद फिर अपने घर में जो भी दुष्ट आत्मा है, बुरा साया है ना, वो निकल जाएगा। तो वो बोलती है अच्छा भाई ऐसा करो, तुम लोग ना जल्दी जल्दी आ जाओ, मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, मम्मी को सांस अच्छे से नहीं मिल रही है। तो नितिन बोलता है क्या क्या, तो ऐसा कर जल्दी जल्दी ऐसा कर, एम्बुलेंस को बुला और मम्मी को ना हॉस्पिटल लेके जा। तो राहुल बोलता है क्या हो गया मम्मी को, मम्मी ठीक तो है ना। तो नितिन बोलता है नहीं भाई, मम्मी को सांस नहीं मिल रही है, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो राहुल बोलता है ठीक है मीरा को बोल, हम लोग ना जल्दी जल्दी घर आते हैं। तो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि तो मीरा फोन काट देती है। अब जैसे ट्रेन आती है ना, तो राहुल सीधा ट्रेन के आगे कूद जाता है, ऑन द स्पॉट उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब ये देखकर ना नितिन की तो आंखों में खून उतर जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरे भाई के साथ क्या हो गया है। उसका भाई तो ऑन द स्पॉट मर गया है। उसको मौलवी के ऊपर ना बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में मौलवी के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है क्या किया तूने मेरे भाई के साथ, क्या कर दिया तूने, क्या छोड़ा था ऐसा उसके साथ। तो मौलवी बोलता है मैंने क्या छोड़ा था, हम लोग यहाँ पर लोगों का भला करने के लिए, ना कि लोगों का बुरा करने के लिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तो नितिन बताता है कि मेरा भाई ऐसे जंप किया और ट्रेन के नीचे आके कट के मर गया। वो बहुत रोता है, फुट फुट के रो भी रहा है, सब बातें बताता भी है। तो मौलवी बोलता है कि देख मैंने उसको बोला था तू कंटिन्यू कलमा पढ़ना, क्या उसने कंटिन्यू कलमा पढ़ी। तो नितिन को याद आता कि नहीं वो बीच में तो रुक गया था। तो बोलता नहीं
वो बीच में रुक गया था। तो फिर मौलवी बोलता है तुम लोग के इस चीज को मजाक समझते हो? हाँ, देखो कितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने सारे लोगों का दुष्ट आत्मा से बुरा हाल पड़ा है। जब तुमको वार्निंग दी थी कि सीधा घर पर जाना, घर में ये घोड़ा घुमाना, उसके बाद ही कलमा बंद करना, तो क्यों बंद किया? अब मेरे को सच जानना पड़ेगा कि हुआ क्या था। वो अब ना वो एक बंदे को बुलाता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा खूंखार आत्मा आई हुई होती है। उसको बोलता है ए इधर आ। अब वो बंदा इसके पास आता है, वो गुस्से में आ करके जोर जोर से चीख रहा होता है। तो मौलवी उसको बोलता है देख जो भी बात है ना सच सच बता कि इसके भाई के साथ क्या हुआ। तो वो दुष्ट आत्मा बताती है कि इसके भाई के पीछे एक जिन लगाया गया था। वो जो जिन है ना पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहता है। वो जिन इस पूरे परिवार को ख़त्म करेगा, वो जिन इस परिवार में कभी खुशियाँ नहीं लाने देगा। तो वो मौलवी बोलता है अच्छा ये बता वो जिन कहाँ से आया और किसने छोड़ा? तो वो बोलता है मीरा। तो जैसे वो बोलता है मीरा ना, तो नितिन की थोड़ी आंखें भर जाती है। तो मौलवी पूछता है ये मीरा कौन है? तो नितिन बोलता है मेरी ही बहन है। आंखों में उसके आंसू भरे हुए होते हैं, बहुत मुश्किल से वो एकदम टूटा हुआ होता है कि मेरी बहन ने क्या कर दिया, फूट फूट के रोता है। वहाँ से वो निकलता है, सीधा घर पर आता है। जब उसकी मम्मी डैडी को पता चलता है ना कि राहुल के साथ ऐसा हुआ है, पूरा घर टूट जाता है, चीखम पुकार से भर जाता है। वो ना सीधा आके मीरा को फटाफट धोना स्टार्ट करता है, मीरा को बहुत मारता है, बोलता है ये तूने क्या कर दिया अपने भाई के साथ, ये तूने क्या कर दिया। अब सब लोग ना नितिन को पकड़ रहे हैं, बोलते हैं कि क्या हो गया, क्यों मार रहा है इसको? तो बोलता है इस डायन को पूछो क्या कर दिया इसने, अपने भाई को ही खा डाला, मार डाला उसको, इसी ने उसके पीछे जिन लगाया था और ये हम सबको भी मार डालना चाहती है। तो मीरा बोलती है हाँ मैंने लगाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस परिवार में खुशियां हैं। जिस तरह से तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, मैं भी चाहती हूँ कि उसी तरह से तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो। तो उसकी मम्मी बोलती है कौन सी जिंदगी बर्बाद की है? बोलती है कौन सी जिंदगी? हाँ तुम लोगों ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया और अपने बेटे की लव मैरिज करवाना चाहते हो। जब मैं लव मैरिज करना चाहती थी तो पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया, किसी ने उस बंदे से मेरी शादी नहीं करने दी। लेकिन आज आपका बेटा, बड़ा बेटा, हाँ लव मैरिज करना चाहता था तो आप सब उसकी खुशियों में शामिल थे, किसी ने उसको रोका नहीं है। उसका प्यार प्यार और मेरा प्यार कचरा। तो उसकी मम्मी ना धान देने कान के नीचे देती है और बोलती है बदतमीज, हमने तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, वो शराबी तुझे बेच देता, आज पता नहीं तू कौन से कोठे पर होती, और तू बोलती है कि हाँ हमने तेरी जिंदगी बर्बाद की है, तो निकल जा अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल। तो मीरा के जो फादर होते हैं ना वो आगे आते हैं, वो बोलते हैं देख मीरा तुमने जो करना था वो कर दिया, आज के बाद ना हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। जो भी तुझे तेरा हिस्सा है ना, तेरे भाई का जो भी अंतिम क्रिया होगी उसके 4-5 दिन के बाद हम तेरा हिस्सा पूरा तुझे दे देंगे। अभी का अभी तू इस घर से निकल जा, मैं तुझसे ना अपने पिता होने का हक छीनता हूँ। आज के बाद तू मेरी ना बेटी है ना ही मैं तेरा पिता हूँ, इसी वक्त निकल जा। उसको ना मीरा की एक आंटी होती है उसके घर पर छोड़ देते हैं। 5-6 दिन के बाद ना राहुल का जो भी क्रियाक्रम था, जो भी विधियां थी, सब खत्म हो जाती हैं। तो उसके पिताजी उसको पूरा हक दे देते हैं और उसको कभी भी बोलते हैं हमारे घर पर नहीं आना, आज के बाद तू हमारे लिए मर गई है, तो हमारे साथ तेरा रिश्ता कोई नहीं रहा है। दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि मीरा के जो फादर ने किया ना एकदम 100% सही किया, क्योंकि अगर मीरा जैसा परिवार का सदस्य किसी फैमिली में है तो बेहतर है कि ऐसा सदस्य ना हो। परिवार के लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, ना कि एक दूसरे का पैर खींच के उसको मार डालने के लिए होते हैं। हमारे पंजाबियों में एक कहावत है कि गधे को नून दिया और वो बोलता है मेरी अक्खापान देती है। मतलब अगर किसी बेवकूफ का कोई अच्छा काम करो ना तो उसको यही लगेगा कि हाँ इसने तो मेरे साथ बुरा किया है। सेम मेरा को भी ऐसा ही लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।